Bacha Party. This is Pratibha Kaushik, your mentor, your teacher, or your guider, or your friend. So welcome to my channel, that is BioPrism. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2. अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स या फिर इनको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है, जो ग्लैंड्स इस एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है या फिर जो ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं उन ग्लैंड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. सो बेसिकली वी हैव 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ओके, वन इज salivary glands, okay, then liver, then pancreas. तो ये 3 बेसिक ग्लैंड्स है जो कि मिलती है, और भी हैं, ऐसा नहीं, इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स मिलती है. 3 बेसिक ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज. तो सलाइवरी ग्लैंड जैसा कि आपको नाम समझ में आ रहा है, सलाइवा यानी कि कहाँ पे होगा वो प्रेजेंट. तो आपको पता चल चुका है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपके बकियल कैविटी में. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करती हैं सलाइवा को. सलाइवा आपका सिक्रीट करती है कौन? सलाइवरी ग्लैंड्स. तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये भी फर्दर 3 इन नंबर है. ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स फर्दर 3 इन नंबर है. यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड, देन सब मैक्सिलरी या फिर इसको सब मैंडिबुलर, submandibular gland, and the last one is, देखिए, parotid gland, submaxillary, submandibular gland, and the last one is sublingual gland. ठीक है, तो ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स. तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ है आपकी? ये प्रेजेंट है आपके चीक्स में. कहाँ पे प्रेजेंट है? चीक्स में. ठीक है, यहाँ पे ये जो जितनी भी आपकी ये सलाइवरी ग्लैंड्स है ये सिक्रीट करती है सलाइवा, और इनकी डिफरेंट लोकेशंस है. अब हम उन लोकेशन के बारे में बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो होती है चीक्स में, और सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर होती है आपकी लोअर जॉ में. लोअर जॉ के पास होती है. लोअर जॉ, ये वाला पोर्शन आपका लोअर जॉ है, यानी कि यहाँ पे होगी आपकी सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और सबलिंगुअल जो होती है वो बिलो टंग होती है. कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिलो टंग. आपके टंग के जस्ट नीचे होती है सबलिंगुअल ग्लैंड. अब इन ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड सिक्रीट करती है सलाइवा का अगर हम बात करें तो सलाइवा का काम क्या है? सलाइवा 2 काम करता है. एक तो मैस्टिकेशन में हेल्प करता है. मैस्टिकेशन में बहुत ही छोटा रोल है क्योंकि सलाइवा मिक्स हो जाता है, और दूसरा है स्वॉलोइंग में हेल्प करता है. सलाइवा के ही थ्रू हमारी स्वॉलोइंग होती है. सो ये जो आपकी ग्लैंड्स है, ये जो सलाइवा है, ठीक है, सलाइवा में और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये अभी हम बात करेंगे. तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड हो गई जो चीक्स के पास है, चीक्स में है, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड लोअर जॉ पे है, सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे है? टंग के नीचे है. ये सारी ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं सलाइवा को. अब सलाइवा में होता क्या चीज है ये हम पढ़ेंगे. सलाइवा के बारे में थोड़ा सा, सलाइवा के बारे में अगर हम पढ़ लें तो सलाइवा में कुछ चीजें पाई जाती हैं. सलाइवा में कुछ आयंस होती हैं जैसे कि Na+ आयन, सोडियम आयन, Cl- आयन, पोटेशियम आयन, HCO3 आयन. तो ये कुछ आयन सलाइवा में होती हैं. और सलाइवा में क्या होता है सलाइवरी एमाइलेज. एक ये एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज. इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है टाइलिन. ओके, इसका नाम है टाइलिन. ये क्या है? एमाइलेज जो है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है बच्चों. एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा?
स्टार्च को। नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पे मिलती है, वो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है एक, वो भी यहाँ पे मिलती है, जिसका नाम है लाइसोजाइम। ओके, यहाँ पे 3 चीजें आपको मिल रही है, कुछ आयंस मिल रहे हैं, सलाइवरी एमाइलेज है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये जो आपकी लाइसोजाइम है ना, ये एक्चुअली में एंटीबैक्टीरियल है। ये लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल करती है। आपके माउथ या बकल कैविटी में कोई बैक्टीरिया ना हो, ये इसका देखने का काम होता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है। नेक्स्ट है सलाइवरी एमाइलेज, इसका दूसरा नाम है टाइलिन, और ये किसको डाइजेस्ट करती है? स्टार्च को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सलाइवा का पीएच कितना होता है, तो पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8। ओके, 6.8 होता है सलाइवा का पीएच। इसी पीएच पे ये एंजाइम काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब लिवर की। लिवर आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है, बॉडी में प्रेजेंट है लिवर, जो कि 1.2 टू 1.5 केजी तक वे करती है। ठीक है, यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है आपके, कुछ इस तरीके का होता है। ये यहाँ पे आपका होगा गॉल ब्लैडर। तो लिवर जो है वो 1.2 टू 1.5 केजीज तक करता है। अब ये होता कहाँ है? तो ये जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी, मैंने ये जो पोजीशन बताया, ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में लिवर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो लिवर है, ये कुछ लिवर इज मेड अप ऑफ हिपैटिक लोब्यूल्स। अच्छा, लिवर को हम जब भी बोलेंगे तो इसका एक और नाम नहीं कहेंगे, इसको हम टर्म देते हैं हिपैटिक का। तो कहीं भी हिपैटिक टर्म आ जाए, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? लिवर की बात हो रही है। ठीक है, तो लिवर जो है वो हिपैटिक लोब्यूल से मिलके बना हुआ है। हिपैटिक लोब्यूल्स। अब ये लोब्यूल्स क्या है? लोब्यूल्स मतलब कुछ राउंडेड शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, तो हर एक लोब्यूल, each lobule of liver is formed of some cells which is known as hepatic cells. Okay, so hepatic cells combinedly form hepatic lobule. ठीक है, अब ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? हेपैटिक सेल्स मिलके बनाते हैं हेपैटिक लोब्यूल्स विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ये कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज पाया जाता है आपका हेपैटिक लोब्यूल। अब ये जो हेपैटिक लोब्यूल है, इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है बच्चों। हेपैटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, हेपैटिक लोब्यूल हेपैटिक लोब्यूल को कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग कवर करती है, उसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। अब ये जो हेपैटिक सेल्स है, हेपैटिक सेल्स या कह लीजिए लिवर आपका, इसका काम क्या है? लिवर सिक्रीट करता है एक जूस को जिसको हम बोलते हैं बाइल। लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को। बाइल क्या काम करता है? बाइल जो है आपका वो फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो बाइल सिक्रीट करता है। अब बाइल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि बाइल में होता क्या क्या है। अच्छा, सिक्रीट करता है लिवर। ओके, बाइल को सिक्रीट कौन करेगा? लिवर। और यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, यहाँ पे स्टोर होता है बाइल। सिक्रीट कौन करेगा? लिवर। और स्टोर कौन करेगा? गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अब बाइल के बारे में। बाइल है क्या चीज? बाइल जूस जो ये हेपैटिक सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं आपके, ये हेपैटिक सेल्स बाइल जो सिक्रीट कर रहे हैं उसमें है क्या क्या चीज? सो आपका जो बाइल है उसमें पाया जाता है बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स, नेक्स्ट सॉल्ट। सॉल्ट मिलते हैं इसमें, बाइल पिगमेंट मिलता है इसमें, और अगर हम बात करें तो इसमें मिलता है कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये
कुछ चीजें बाइल में प्रेजेंट होती हैं, बाइल पिगमेंट, सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। बाइल पिगमेंट्स जो है वो दो हैं, एक होता है बिलीरुबिन, ओके, और एक है बिलीवर्डिन। ये दो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो बाइल जो है आपका कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, लिवर में, और कहाँ पे स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। बाइल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। बाइल का काम क्या है, ये क्या काम करता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, बाइल क्या काम करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब आपके ये तो बात हो गई आपके लिवर के बारे में। अब अगर हम बात करें पेनक्रियास के बारे में, तो तीसरी हमारी ग्लैंड जो प्रेजेंट है वो है हमारी पेनक्रियास। अब ये पेनक्रियास कहाँ है, पेनक्रियास जो है आपके इस पोर्शन में सिचुएटेड होती है। ये जो ड्यूडेनम का कर्व है यहाँ से ये शुरू होती है, ये कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेनक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो पेनक्रियास है ये, इसको हम टर्म देते हैं कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड ग्लैंड है ये, क्यों, क्योंकि बच्चों ग्लैंड जो होती है ना वो एंडोक्राइन सिक्रीशन देती है, लेकिन पेनक्रियास दो तरीके के सिक्रीशन देती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पेनक्रियास देती है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिक्रीशन, मतलब एंडो अंदर, एक्सो बाहर। तो आपका ये दोनों तरीके के सिक्रीशंस देती है, इसलिए हम इसको टर्म देते हैं कंपाउंड ग्लैंड। ठीक है, अब ये एक्सोक्राइन जो सिक्रीशन है इसमें ये क्या देता है, तो ये क्या सिक्रीट करता है, एक्चुअली में ये जूसेस सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस जो हमारे बोलते हैं उनको सिक्रीट करता है, जो कि एल्कलाइन होते हैं नेचर में। ओके, ये पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, जो कि नेचर में क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। अब इन जूसेस में क्या होता है, इन जूसेस में होते हैं एंजाइम, जो हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, वो यही एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ this gland, pancreas. The exocrine part of pancreas secrete juices which contains enzyme, and these are alkaline in nature. Now comes the endocrine part. Endocrine part secretes hormone. ये secrete करते हैं हमारे hormones. Hormones are the chemical messenger, वो हम further पढ़ेंगे। तो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसमें ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और एक और है सोमैटोस्टैटिन। ये तीन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। ओके, सो ये हमारी हो गई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में होती है। और अब हम पढ़ेंगे कि उनके जो सिक्रीशन होता है वो कहाँ निकलता है, कैसे पोर होता है, कौन कौन उन सिक्रीशन को उनके टारगेट तक पहुंचाता है। तो ये आपका जो लिवर है, लिवर में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलेगी। डक्ट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डक्ट निकलेगी जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से ये डक्ट निकलती है सिस्टिक डक्ट, जो कि आगे से जो डक्ट आ रही है आपकी लिवर से, ठीक है, लिवर से ये डक्ट आ रही है, इसको हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, इसको हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। ये जो डक्ट आ रही है लिवर से, इस हेपेटिक डक्ट, ये अलग अलग जगह से डक्ट आ रही है, तो ये डक्ट मिलके, ये दो डक्ट मिलके कॉमन, एक यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट हो जाती है, ये मिलके क्या हो जाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये आगे इस सिस्टिक डक्ट से मिलती है और ये बनती है कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनती है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये बन गई अब आपकी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो आगे कहीं पेनक्रियास से, ये आपकी हो गई
कॉमन बाइल डक्ट, ये यहाँ पे कहीं पेनक्रियाज से मिलती है, और पेनक्रियाटिक डक्ट ये जो है आपकी, ये है आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, इस पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ इससे मिल जाती है, और ये अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो थी, ये पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर है, ये कौन सी है आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ पे ये पेनक्रियास से जो डक्ट निकल रही है वो है आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट जब पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है तो वो बनाती है कॉमन, ये बनाती है कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये खुलती है आपके डियोडेनम में, ठीक है, ये कहाँ खुलेगी आपके डियोडेनम में खुलेगी, और ये डियोडेनम में किससे खुलती है, एक स्फिंक्टर, एक ओपनिंग से खुलती है, जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब ये स्फिंक्टर क्या है, स्फिंक्टर का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है ओपनिंग। ये बहुत ही इजी है बच्चों, गाल ब्लैडर, ये पूरा पार्ट जो है ना ये लिवर है, ठीक है, ये गाल ब्लैडर आपके लिवर में स्टोर होता है, तो लिवर से दो डक्ट निकलती है, इनको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट या फिर लिवर डक्ट। ये हिपैटिक डक्ट और लिवर डक्ट जो है वो लिवर से सिक्रीशन लेके आती है बाइल का, यहाँ पे जो स्टोर्ड बाइल है, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ बाइल, स्टोर्ड बाइल यहाँ से सिस्टिक डक्ट लेके आती है स्टोर्ड बाइल को, ये दोनों डक्ट आपस में यहाँ जाके मर्ज हो जाती है, कॉमन हो जाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है मर्ज होके। ये कॉमन बाइल डक्ट जब पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है तो यहाँ पे ये कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट मिलती है, हिपैटो क्योंकि ये लिवर से आ रही है, और पेनक्रियाटिक क्योंकि पेनक्रियास से आके ये सामने यहाँ पे आके मिल रही है। अब ये जो कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है ये खुलती है डियोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इट ओपन्स इनटू द डियोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ स्फिंक्टर, थ्रू एन ओपनिंग व्हिच इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, सो दिस इज कि हम कैसे ये डक्ट अपना सिक्रीशन पोर करती है, कैसे ये इंटेस्टाइन में आता है। सो वी हैव सीन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास, एंड देन इनके डक्ट्स का क्या काम होता है और कैसे ये आते हैं, कॉमन क्या क्या डक्ट्स बनाती है, कैसे ये सिक्रीशन पोर करती है और किस ओपनिंग से ये पोर करती है। अब हम आगे बात करेंगे आपके डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन प्रोसेस। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है, और हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन ऑफ फूड, आपने जो भी फूड लिया है उसका डाइजेशन कैसे होगा। सो अभी हमने बात की थी किसका डाइजेशन होता है, फूड का। क्यों होता है, ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। एनर्जी किस लिए चाहिए, ताकि हमारे जो आपके जो क्या बोलते हैं रिपेयर हो सके सेल्स का, टिश्यूज का, और ग्रोथ हो सके। अब ये फूड किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है, ये फूड किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, सिंपल फॉर्म में लाना है। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम करते हैं डाइजेशन। सो ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर वन सो दैट इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन जो होता है आपका वो माउथ में भी होता है, ठीक है, वो आपका स्टमक में होता है, और होता है इंटेस्टाइन में, और कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। जो माउथ में डाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे माउथ में जो डाइजेशन होता है इट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, वन इज mastication and another is deglutition.
Mastication क्या होता है? Churning of the food is known as mastication, and deglutition is swallowing of the food which is mixed with the saliva. You know saliva which is secreted by the salivary glands. So the mastication is churning of the food. teeth जो food को churn करते हैं, and then deglutition is the swallowing of the food. These two processes of digestion occurs in the mouth. Now in the mouth only starch is digested in the mouth. Starch ही सिर्फ डाइजेस्ट होगा माउथ में, and that too 30%. 30% प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन यहाँ पर होता है स्टमक और इंटेस्टाइन में. ठीक है, स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है. नाउ इन द माउथ स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय सलाइवरी अमाइलेज. हमने पहले भी बात की थी सलाइवरी अमाइलेज की. तो स्टार्च कौन स्टार्च को डाइजेस्ट करता है? सलाइवरी अमाइलेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन. ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है. सलाइवा का pH 6.8 होता है. तो ये क्या करता है? ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है डाइसेक्राइड में या कह लीजिए ये कन्वर्ट करता है माल्टोज में. ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. वैसे हम जानते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स भी बोलते हैं. तो कॉम्प्लेक्स होते हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और ऐसे ये पॉलीसेक्राइड बनते चलते हैं. तो यहाँ पे ये स्टार्च जो है पॉलीसेक्राइड है, ये किस में टूटता है? डाइसेक्राइड या फिर माल्टोज में. ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ आपका क्या? माउथ में डाइजेशन का. अब माउथ से फूड जो है, अच्छा एक चीज और, माउथ में जो सलाइवा से मिक्स हो जाता है फूड जो जिसमें सलाइवा है और वो कहाँ प्रेजेंट है? माउथ कैविटी या फिर ओरल कैविटी में. उस फूड को हम बोलते हैं बोलस. उस फूड को हम क्या बोलते हैं? बोलस. तो इस फूड को हम बोलेंगे बोलस. अब बोलस आपका फैरिंक्स से होता हुआ नीचे आएगा, ईसोफेगस से ट्रेवल करेगा, एंड वो ट्रेवल जिस मूवमेंट से करता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस. ये जो मूवमेंट है ये कॉन्ट्रैक्टिव मूवमेंट्स है जो कि फूड को ऊपर से नीचे लेके आते हैं. कॉन्ट्रैक्टिव मूवमेंट्स है. अब ईसोफेगस से माउथ से पहले जाएगा फैरिंक्स से होते हुए ईसोफेगस से अब ये फूड पहुंचेगा कहाँ? स्टमक में. ठीक है, स्टमक में आपके प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. स्टमक में आपके होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं? देखिए, स्टमक में जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ठीक है, इनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं इनमें 3 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं. एक होता है म्यूकस सेल, एक होता है पेप्टिक सेल और एक होता है पेराइटल सेल. जो म्यूकस सेल्स होते हैं, नाम नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या सिक्रीट करेंगे? म्यूकस को सिक्रीट करेंगे. ठीक है, पेप्टिक सेल्स जो है इन्हीं को बोलते हैं हम चीफ सेल. ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं चीफ सेल और ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन. ये क्या सिक्रीट करेंगे? पेप्सिनोजन एक एंजाइम है. पेप्सिनोजन क्या है? एक एंजाइम है. ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है और जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं प्रो एंजाइम. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन. अब ये पेप्टिक सेल्स सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन और पेराइटल सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं HCl. ठीक है, इनको हम बोलते हैं एक और नाम से ऑक्जेंटिक सेल्स. ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं HCl. अब ये HCl जो है वो हमारे स्टमक में जो मीडियम है उसको बनाता है एसिडिक बनाता है. मैंने आपको बताया था सलाइवरी अमाइलेज के साथ सलाइवा लाइसोजाइम सिक्रीट करती है जो कि एंटीबैक्टीरियल होती है. जब ये बैक्टीरियाज वगैरह ट्रेवल कर किल हो जाते हैं यूजुअली तो, लेकिन अगर नहीं भी होते हैं तो स्टमक का एसिडिक मीडियम उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है.
नेक्स्ट इज ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब ये पेप्सिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। ये पेप्सिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ HCl कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। आपके स्टमक में पेप्टिक सेल्स इसको सिक्रीट करेंगे पेप्सिनोजन को। जैसे ही इनके कांटेक्ट में HCl आता है पेप्सिनोजन एंजाइम के प्रो एंजाइम के कांटेक्ट में, ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन, एंड पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये एक्टिव फॉर्म है एंजाइम का पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ता है, किसमें? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। प्रोटीन्स को तोड़ता है प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। प्रोटीन्स अब किससे टूटे हैं? पेप्सिन से। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है और टूटे हैं प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। ये डाइपेप्टाइड के फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये था आपका डाइजेशन ऑफ स्टमक। अब यहाँ पे स्टमक जो ये पूरा काम हो रहा है, तो फूड जो है वो आपके स्टमक में 4 to 5 आवर्स तक स्टे करता है। 4 to 5 आवर्स तक स्टे करता है, जिसमें ये सारी चीजें जो है वो ग्लैंड्स अपना काम करती है, एंजाइम्स पोर करते हैं, एसिडिक एंजाइम्स अपना काम करते हैं, हाँ। और फिर यहाँ पे ये सारा काम हो जाता है, जिससे कि ये डाइजेशन, जो फूड का डाइजेशन है स्टमक में, ये पूरा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये HCl के साथ कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी सिक्रीट करता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या काम करते हैं? ये वाइटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं ये वाइटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अब ये पूरा काम हुआ कि आपका ये म्यूकस सेल्स, पेप्टिक सेल्स, पैराइटल सेल्स सब सिक्रीट हुए और स्टमक में डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और एंजाइम की अगर हम बात करते हैं, विच इज द इम्पोर्टेंट वन, रेनिन। रेनिन एंजाइम जो है वो हमें हमेशा इन्फेंट्स में मिलती है, ठीक है। इन्फेंट्स, नवजात शिशु, इन्फेंट्स में मिलती है। और रेनिन क्या करती है? रेनिन मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करती है। रेनिन helps in the digestion of milk in infants. रेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जो कि है प्रोरेनिन, ठीक है। रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म है प्रोरेनिन और एक्टिव फॉर्म है रेनिन। प्रोरेनिन से रेनिन बनती है और ये मिल्क डाइजेस्ट कर देती है। इसके बाद जो आपका फूड है ये आता है इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे स्टमक से जब फूड इंटेस्टाइन में जाता है, तो अभी मैंने बताया जब कुछ डक्ट सिक्रीशन पोर करती हैं, तो ये डिओडेनम, ये जो डिओडेनम है, डिओडेनम में सारी डक्ट्स खुलती हैं, ठीक है। सारी डक्ट्स डिओडेनम में खुलती हैं और डिओडेनम में गैस्ट्रिक जूसेस भी जाते हैं, पेनक्रियाटिक जूस भी जाते हैं, देन बाइल जूस भी जाता है। तो पेनक्रियाटिक जूसेस जो हैं उनमें भी कुछ एंजाइम होती हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, कुछ एक्टिव फॉर्म में भी होती हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द सिक्रीशन, जो कि इस कहाँ जाएगा? अब इंटेस्टाइन में खुलेगा, ठीक है। तो ये सिक्रीशन हम पेनक्रियास के सिक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम पेनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन होती है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन जो कि एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में बदल जाती है, फिर ट्रिप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में बदल जाती है। और यहाँ पे होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, ये काइमोट्रिप्सिन में बदल जाती है। और होती है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदलती है, आगे जाके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदलती है। और इसमें कुछ होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लिएजेस, देन अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। अब ये जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये फैट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं।
सॉरी, न्यूक्लिक एसिड और स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टमक में आपका प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। कुछ डाइजेशन स्टमक में होता है प्रोटीन्स का, और फर्दर जो है वो इंटेस्टाइन में होता है। अब ये जो पूरा सिक्रीशन है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में ये एंजाइम्स थी, इनएक्टिव फॉर्म में थी, कुछ एक्टिव फॉर्म में थी, जैसे ये दोनों एक्टिव फॉर्म में है। तो ये सारी चीजें कहाँ खुलेंगी, अब कहाँ जाएंगी, ड्यूडेनम में। सो पैंक्रियाटिक जूस ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम, गोज टू द ड्यूडेनम। Now, the duodenum contains finger-like projections. Duodenum में finger-like projections होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाय। इन विलाय के ऊपर ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाय। ओके, माइक्रोविलाय। अब ये जो माइक्रोविलाय है या ब्रश बॉर्डर सेल्स है, ये सिक्रीट करते हैं एक सिक्रीशन को, ये ब्रश बॉर्डर सिक्रीशन कहलाता है। ये ब्रश बॉर्डर्ड सिक्रीशन कहलाता है, ब्रश बॉर्डर्ड सिक्रीशन। और जो इंटेस्टाइन में म्यूकस सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो ये दोनों मिलके एक जूस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। और इस जूस का नाम भी है, इसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम ये फूड जाएगा इंटेस्टाइन में, अब फूड इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं विलाय। विलाय पे ब्रश बॉर्डर लाइक, ब्रश के जो बॉर्डर होता है टूथब्रश उसके जैसा कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोविलाय। वो सिक्रीशन एक पोर करते हैं, वो सिक्रीशन और म्यूकस मिलके बनाते हैं इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। अब ये जो सक्कस एंटेरिकस है इसमें भी बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन में आपका प्रोटीन डाइजेशन होता है और फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब आपका ये जो सक्कस एंटेरिकस है म्यूकस सिक्रीट करेगा। सक्कस एंटेरिकस में बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जैसे कि डाइसैकेराइडेज, जो डाइसैकेराइड्स को करते हैं। चलिए हम देखते हैं। जैसे ये जो सक्कस एंटेरिकस है इसमें भी बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जैसे कि डाइसैकेराइडेज, डाइसैकेराइडेज। ठीक है, नेक्स्ट इज पेप्टाइडेज या फिर कह लीजिए डाइपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, एमाइलेज, एमाइलेज भी होती है, लाइपेज। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं किसमें, सक्कस एंटेरिकस में। ये एंजाइम्स हैं जो कि जिसके भी पीछे एज लग जाए ना वो एक एंजाइम है। तो ये जो है ये एंजाइम्स इसके सिक्रीशन में होती है सक्कस एंटेरिकस के। अब ये जो एंजाइम्स है ये क्या काम करती है ये मैं बताती हूँ आपको। तो डाइसैकेराइडेज डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ती है। ठीक है, डाइसैकेराइडेज किस में तोड़ेगी, मोनोसैकेराइड में। डाइपेप्टाइडेज तोड़ती है एमिनो एसिड्स में। ठीक है, न्यूक्लियेज तोड़ती है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोसाइड में। चलिए यहां पे हम बात करते हैं डाइसैकेराइडेज। तो देखिए ये जो डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड जो होता है आपका, ये डाइसैकेराइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में टूटता है मोनोसैकेराइड में। ठीक है, ये टूटता है मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। नेक्स्ट इज डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज तोड़ेगा, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम डाइपेप्टाइड को तोड़ता है एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड में तोड़ेगा। नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेज एंजाइम तोड़ती है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेज एंजाइम तोड़ती है न्यूक्लियोसाइड में। ठीक है, किसमें तोड़ेगी, न्यूक्लियोसाइड में। इसके बाद आपकी आती है लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है, जो फैट्स है ना,
फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन में और खत्म भी होता है इंटेस्टाइन में। तो फैट्स को लाइपेज सबसे पहले तोड़ती है डाइग्लिसराइड्स में। डाइग्लिसराइड से ये फिर लाइपेज काम करता है और ये तोड़ता है फैट डाइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये फैट्स का डाइजेशन है। फैट्स में लाइपेज एंजाइम काम करती है फैट्स पे और तोड़ती है किसमें, डाइग्लिसराइड्स में। डाइग्लिसराइड्स तोड़ते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये था आपका डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब यहाँ पे बहुत सारी एंजाइम्स के बारे में हमने बात किया है, बहुत सारे इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंजाइम और एक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंजाइम के बारे में बात किया है। अब हम ये तो पूरा डाइजेशन हो गया कि कौन सी एंजाइम कहाँ पे क्या तोड़ती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड हमारा खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जैसे डाइजेशन की बात हुई वैसे ही एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन है ये भी 3 जगह होता है। एक हमारा माउथ में होता है, एक होता है हमारा स्टमक में और एक होता है हमारा इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में भी 2 जगह, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो माउथ में क्या है, माउथ में सिर्फ और सिर्फ कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ ड्रग्स, जो कुछ च्यूवेबल ड्रग्स डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करता है, वही ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ माउथ में एब्जॉर्ब होती है। स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में एब्जॉर्ब होता है वाटर, कुछ ड्रग्स और अल्कोहल। ठीक है, ये 3 चीजें स्टमक में एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ ड्रग्स, कुछ वाटर और अल्कोहल। अब हम आते हैं इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती हैं। ज्यादातर चीजें जो भी हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती हैं, जैसे कि आपका ये ग्लूकोज हुआ, नेक्स्ट गैलेक्टोज हुआ। ठीक है, ये सब कहाँ डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन आपका अमीनो एसिड्स हैं, ये भी एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन में। देन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये भी कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, इन द इंटेस्टाइन। अब ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, इनका जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, जो बाइल हमें हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आई लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और हमारा ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सारे कहाँ होते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये तो था आपका एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन जो है बेटा, एब्जॉर्प्शन 2 तरीके से भी होता है, 3, इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन, जो सिंपल चीजें हैं जो मोनोमरिक फॉर्म में है वो सिंपल डिफ्यूजन से भी हो जाती है, और कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी होता है। ये थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये 2 प्रोसेस हैं ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। इन दोनों ही तरीके के एब्जॉर्प्शन में ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, ग्रेडियंट यानी कि कंसंट्रेशन जो मूव करता है आइदर फ्रॉम द लो टू हाई और हाई टू लो। तो ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये ग्रेडियंट बनता है तब जाके डिफ्यूजन होता है। आइदर इट इज सिंपल और इट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा था एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर
डिसऑर्डर्स के बारे में, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ये बहुत कॉमन है, आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। सबसे पहले इनडाइजेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं इनडाइजेशन की। इनडाइजेशन क्या होता है? इनडाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका फूड है, द फूड विच इज प्रेजेंट इन योर सिस्टम, इन योर एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है और ये प्रॉपरली डाइजेस्ट ना होने की वजह से एक फीलिंग आती है फुलनेस की, पेट भरा भरा सा लगता है, अ फीलिंग ऑफ फुलनेस दिखती है हमें और उसको हम बोलते हैं इनडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मैंने आपको बताया था कार्डियक स्फिंक्टर के बारे में, जो कि कहाँ था? स्टमक में था। ठीक है, ये था आपका, ये जो खुल रहा है यहाँ पे, ये था आपका कार्डियक स्फिंक्टर और यहाँ से फिर आपका यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर आ रहा था। तो कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये फूड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फूड यहाँ पे प्रेजेंट है। कई बार क्या होता है ये कार्डियक स्फिंक्टर खुल जाता है और फूड ईसोफेगस से ऊपर चला जाता है, हमारे इजेक्शन हो जाता है। ठीक है, इजेक्शन ऑफ द फूड। ओके, इजेक्शन ऑफ द फूड इज नोन एज वॉमिटिंग। इजेक्शन ऑफ द फूड क्या होता है? वॉमिटिंग। इसका एक सेंटर है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है मेड्यूला ओब्लंगाटा। मेड्यूला ओब्लंगाटा, यहाँ पर सेंटर होता है वॉमिटिंग का। ठीक है, यहाँ पे सेंटर होता है वॉमिटिंग का, जिसकी वजह से वॉमिटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट इज जॉइंडिस। जॉइंडिस, जॉइंडिस की अगर हम बात करें तो इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं पीलिया। जॉइंडिस कैसे होता है? हमारे जो बाइल है, बाइल में मैंने बताया था दो तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड्स होते हैं। तो बाइल जो है उसके जो पिगमेंट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स का, बाइल के जो पिगमेंट्स हैं इनका स्टोरेज अगर बॉडी में हो जाए, दीज आर वेरी हार्मफुल। अगर इनका स्टोरेज हो जाता है तो ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो अगर बाइल पिगमेंट जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है इनके स्टोरेज हो जाता है तो हमारी स्किन और हमारी आईज में एक येलो टोन दिखती है, येलो कलर दिखता है। तो हमारी स्किन और आई येलो कलर के हो जाते हैं और तब हम इसको बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है, इसका असर कहाँ होता है? इसका असर हमारे ग्लैंड पे होता है जिसका नाम है लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, सो बाइल पिगमेंट्स का स्टोरेज होता है, लिवर पे सबसे ज्यादा असर होता है। नेक्स्ट इज येलोइश स्किन जो है वो येलो हो जाती है, लिवर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज डायरिया। डायरिया, डायरिया क्या चीज है? फ्रीक्वेंटली जब बाउल मूवमेंट जब फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत तेज होते हैं बाउल मूवमेंट्स, तब हम उसको बोलते हैं डायरिया। इसमें क्या होता है? फूड का डाइजेशन नहीं होता है, ना तो फूड का डाइजेशन होता है ना तो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स होते हैं, फीसेस का फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है और वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ज्यादातर ये बोवेल जो होते हैं, ये फीसेस जो होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो ये था आपका डायरिया। नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता, रिडक्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन क्या चीज है? कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपके बोवेल मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। यहाँ पे बोवेल मूवमेंट्स ज्यादा होते हैं, यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं। क्या होता है? फूड जो होता है वो स्टोर हो जाता है कोलन में, म्यूकस और सक्कस एंटेरिकस नहीं मिक्स होता है, ये कोलन में फूड थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से बोवेल का मूवमेंट नहीं हो पाता है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये कुछ 5 डिसऑर्डर्स थे डाइजेस्टिव सिस्टम के। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं
आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं PEM। PEM। नाउ व्हाट इज PEM? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। व्हाट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन? बेटा ये जो है ये एक डाइटरी डिफिशियंसी है। डाइटरी डिफिशियंसी का मतलब पता है आपको? डाइटरी डेफिशिएंसी का मतलब जो डाइट से रिलेटेड हो। हमारे डाइट में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की और कैलोरीज की, या फिर सिर्फ प्रोटीन की अगर कमी है तो हम उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, ये डाइटरी डेफिशिएंसी है और ये ज्यादातर जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पाया गया है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है जैसे कि कुछ सम पार्ट्स ऑफ एशिया, अमेरिका एंड मोस्टली अफ्रीका, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये ज्यादातर देखा गया है। ये PEM या प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी या माल न्यूट्रिशन दो तरीके की है, मैरिस्मस एंड क्वाशियोरकर। ठीक है, मैरिस्मस एंड क्वाशियोरकर एंड मैरिस्मस दोनों में ही क्या देखा गया है? दोनों में ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है? प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। ये ज्यादातर हमें इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। ये दोनों ही चिल्ड्रन में होती है, चाइल्ड में होती है। दोनों ही डिजीज जो है वो चाइल्ड में होती है। बस फर्क इतना है कि ये इन्फेंट में होती है और ये 1+ ईयर्स यानी 1 साल से बड़े बच्चे में ये देखा गया है। दोनों में ही पेट निकल जाता है बच्चे का। यहाँ पे थिनिंग ऑफ लेग्स होता है, ब्रेन का लेस डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, लेग्स की थिनिंग हो जाती है, या कह लीजिए लिम्स ज्यादा ठीक है, लिम्स की थिनिंग हो जाती है। ठीक है, लिम्स की थिनिंग होती है। नेक्स्ट इज आपके जो टिश्यूज और सेल्स है उनकी ग्रोथ और रिपेयर कम हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रोथ और रिपेयर, टिश्यूज की ग्रोथ और रिपेयर भी डिक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, यहाँ पर भी ब्रेन का डेवलपमेंट कम होता है, इनके मुकाबले ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे कैलोरीज बच्चे को मिल रही है। ठीक है, ब्रेन का डेवलपमेंट कम होता है। यहाँ पे भी लिम्स जो होती हैं, लिम्स की थिनिंग ऑफ लिम्स देखा गया है। यहाँ पे एक अलग कंडीशन देखी गई है कि जो इनकी स्किन होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है। इस एक्सेसिव ड्राई स्किन को ओडिमा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओडिमा। तो यहाँ इन बच्चों में देखा गया है कि उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, पैचेस निकलते हैं उनके स्किन से, जिसको हम बोलते हैं ओडेमा। ठीक है, तो ये मैरिस्मस और क्वाशियोरकर। अब यहाँ पे इनकी रिंकल्स हो जाते हैं, इनकी भी स्किन जो होती है, इनके जो सिम्टम्स है मिलते जुलते हैं। इनकी स्किन भी है जो ड्राई होती है, लेकिन इनकी ज्यादा ड्राई होती है। इनमें रिंकल्स पाए जाते हैं, इनमें पैचेस निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म किया है एनाटॉमी का, विच वाज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।